स्वागत है आपको एजुकेशनल यूट्यूब चैनल अफजल रुद्दीवन में। इस वीडियो में आइए एनईटी अदर्स स्टेट के लिए यूजीसी नेट के लिए जो जनरल पेपर है उसके जो टीचिंग एप्टीट्यूड इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप एनईटी अदर्स स्टेट या यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं तो काइंडली अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे से शेयर भी करिएगा और कमेंट्स लाइक करते रहेगा, शेयर करते रहेगा ताकि इस चैनल आगे बढ़ सके। और चैनल आगे बढ़ने से मैं आप लोगों के लिए दूसरे विषय पर वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, मैं बनाता रहूँगा आगे भी। बिजी तो सब लोग रहता है, आप लोग भी बिजी हैं, मैं भी बिजी हूँ, फिर भी कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ किया जा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है तो ये टीचिंग रिलेटेड है, किस प्रकार से टीचिंग करना चाहिए, टीचिंग के जो स्टेप है, टीचिंग क्या है, इन सब बारे में जो इंट्रोडक्शन है इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी लेसन है ये, नॉट ओनली नेट सेट या स्लेट में चाहिए। ये लेसन जो है ये तो टेट के लिए भी चाहिए, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल का टेट हो चाहे ये स्कूल लेवल का हो। ठीक है, तो ये लेसन बहुत ही जरूरी है हमारे लिए जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं ये लेसन, ये जो मटेरियल्स है इनको आगे देखते हैं हम लोग। जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है देखिए इसमें दिया हुआ है, टीचिंग कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल टीचिंग इज कैरिड आउट विद इन द फैमिली और इन कम्युनिटी ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ है ना। तो शिक्षा जो है, शिक्षा फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। एक बात जो है, जो फॉर्मल एजुकेशन है ये तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लिए जाते हैं, लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन है ये भी इतना रेगुलरिटी में नहीं लिया जाता। लेकिन ये इनफॉर्मल एजुकेशन जो है ये ओपन मोड में भी हो सकता है और लाइफ को चलते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते हुए जो शिक्षा है उसको भी इनफॉर्मली शिक्षा में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग समाज में, सोसाइटी में जिस प्रकार रहता है, इनमें जो अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, ये भी एक प्रकार की इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग वेज। टीचिंग के कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं इनमें। 1 नंबर में क्या है, टीचिंग इज पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग क्या है, एक पर्पसफुल है। टीचिंग का क्या है, एम है, क्या करना है। ठीक है, एमलेस नहीं है। टीचिंग क्या है, पर्पसफुल डायरेक्शन है, इसका एम है, टारगेट रहता है। सेकंड में क्या है, सेकंड में देखिए, सेकंड में है टीचिंग इज स्किलफुल एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज। टीचिंग क्या है, स्किलफुल एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज होता है। टीचिंग में एक नॉलेज की जो प्रक्रिया है इससे ही टीचिंग होता है। एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेट अप एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस के लिए टीचिंग जो होता है ये नॉलेज, एक्सपीरियंस, साइंटिफिक जो रूल रेगुलेशंस होता है उसके आधार पर ही ये एनवायरनमेंट के हिसाब से ये होता है। वन में क्या है, हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। जो टीचिंग जो दिया जाता है, स्टूडेंट्स किस प्रकार से इस टीचिंग को लर्न कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। बी में क्या है, बी में क्या है, हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड एंड टीचिंग भी मेजरेबल है। टीचिंग किस प्रकार से मेजर किया जा सकता है कि स्टूडेंट जो है ये कितना सीखे हुए हैं, किस प्रकार से सीखे हुए हैं। सो टीचिंग कॉल्ड मेजरेबल। ठीक है, तो लेकिन इस मेजर का भी कुछ
एक्सपीरियंस रहना चाहिए कि टीचिंग को किस प्रकार से मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स के माध्यम से। स्टूडेंट्स किस प्रकार से उस टीचिंग को लर्न किया है, या स्टूडेंट्स में किस प्रकार से उसका जो डेवलपमेंट है लर्निंग का, किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट लाया है उसका व्यवहार में। तो इस प्रकार से टीचिंग का क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है टीचिंग का। टीचिंग इज ए process in which the learner, teacher and school principals aides are organized in a systemic way to attain some predetermined goals. ठीक है। टीचिंग इज ए प्रोसेस इन which the learner, teacher and school principals aides are organized in a systemic way to attain some predetermined goals. इनमें कुछ गोल्स रहता है, एम रहता है, उसी के आधार पर ही टीचिंग को दिया जाता है। ठीक है। कुछ स्टेप को, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और इसके आधार पर क्या किया जाता है, सिस्टमेटिकली सिस्टमेटिकली क्या किया जाता है, टीचिंग दिया जाता है। ये क्या है, डेफिनेशन है। 4 नंबर में क्या है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट केव्स द चाइल्ड लर्न एंड एक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो द डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। टीचिंग इज एन एक्टिविटी, यस। एंड सोसाइटी में इसको किस प्रकार के नॉलेज की जरूरत होता है, उसको किस प्रकार से अर्न करता है, एक्वायर करता है, लर्न करता है। ठीक है। ये क्या है, टीचिंग है। टीचिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने में, प्रोफेशनल लाइफ हो या सोसाइटी में हो। ठीक है। तो किस प्रकार से हम लोग स्किल्स को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो कि हम बच्चे जब रहता है तब तो हमें सोसाइटी की जो रूल रेगुलेशंस है वो हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे हम बड़े से देखते हुए क्या करते हैं, हम भी सीख जाते हैं और एक टाइम में हम भी क्या करते हैं, सोसाइटी को हैंडल करने में लग जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या इस प्रकार से हम लोग जुड़ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो एजुकेशन से ये भी इसमें आते हैं, टीचिंग में आते हैं। फिर देखिए नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ टीचिंग जो है, ये देखिए नेचर, इट हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का क्या है, बहुत सारे लेवल्स है, स्टेप है। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, इट टेक्स प्लेस इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। टीचिंग के लिए क्या चाहिए, अपना इन्वायरमेंट चाहिए टीचिंग के लिए। सभी जगह पे, सभी सिचुएशंस में मतलब टीचिंग सेटिस्फैक्टरी नहीं होते। 3rd नंबर में इट इज एसेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। टीचिंग क्या है, एसेंशियल है और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, बहुत जरूरी है। इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। जो अपने लोग जो होता है, इसको जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सुसंगठित होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसका शिक्षा भी टीचिंग हमें देता है, लर्निंग हमें देता है। 5 नंबर में क्या है, इट इज ए सोशल सर्विस। टीचिंग क्या है, सोशल सर्विस है। मतलब सोसाइटी को डेवलप करने के लिए टीचिंग का बहुत जरूरी होता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले कहा कि जो चाइल्ड होता है, बच्चे होते हैं, ये सब कुछ नहीं जानते, लेकिन क्या होता है, बड़े होते होते ये सब कुछ जान जाते हैं। ठीक है, देखते देखते। तो इस प्रकार से मतलब ये जो बड़े हैं ये टीचिंग करते हैं और जो छोटे हैं वो लर्न करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, सोशल सर्विस है टीचिंग। और टीचर भी 2 प्रकार का ही होता है ना, को तो दूसरे को नहीं मिलती इसलिए वो टीचर बन जाते हैं, कभी अपॉर्चुनिटी आ जाते हैं तो। और कुछ जो टीचर होता है, उस टीचर का क्या होता है, वो कैरेक्टर से ही, नेचर से ही वो क्या बन जाता है, टीचर बन जाता है। मतलब वो भले ही कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे वो टीचर ना हो, लेकिन उसका जो नेचर है वो टीचर जैसा ही रहता है। मतलब वो बॉन्ड होता है, उसका नेचर पहले से ही मतलब बांधते रहते हैं टीचर के लिए। तो इस प्रकार से ये क्या है, सोशल सर्विस है टीचिंग एक। ऑटोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम के लिए अपना जो थिंकिंग है, थिंकिंग की जो फ्रीडम्स है, इसके लिए क्या होता है, टीचिंग
उसका जो टीचिंग अगर जिसमें है उसका जो थिंकिंग है वो भी क्या होता है, फ्रीडम प्राप्त कर लेते हैं वो। इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। टीचिंग क्या नहीं होता, कोई टीचिंग का कोई ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं होता कि यहाँ पहुंच गए तो और आगे कुछ टीचिंग करने की बचे ही नहीं है। मतलब जिंदगी में क्या है, टीचिंग जिस प्रकार से लर्निंग का कोई डेस्टिनेशन नहीं होता, हमेशा सीखे जाते होते हैं, सीखे जाते हैं, तो उसी प्रकार से टीचिंग का भी क्या नहीं होता है, कोई मतलब किसी न किसी तो सिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से टीचिंग का भी क्या नहीं होता, डेस्टिनेशन नहीं होते, मतलब इस प्रकार की कोई टारगेट नहीं होते कि यही पे स्टॉप हो जाएगा। हाँ, टीचिंग क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है लर्निंग की तरह। टीचिंग इज ए प्रोफेशन। टीचिंग क्या है, टीचिंग प्रोफेशन भी है। टीचिंग क्या है, सोशल सर्विस भी है, साथ में प्रोफेशन भी है। जो कि हम लोग जो एग्जाम देते हैं टीचिंग टीचर बनने के लिए, तो वो एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं, तो वो टीचर बनने के लिए जो प्रोफेशन है टीचर का, उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। मतलब उसमें अगर क्या है, प्रोफेशन इसलिए है, देखिए कि जो टीचर है वो टीचर होने की जो क्वालिटी है, उसमें जो नेचर है वो पहले से ही होते हैं, लेकिन तभी तो वो क्या करते हैं, टीचर बनने के लिए, वो टीचर होने के लिए जो एजुकेशन लेने की जरूरत होता है उसे लेता है। तो इसलिए वो आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अगर पहले के लोग जो है वो विदाउट टीचर ट्रेनिंग कोर्स या तो इस प्रकार की जो एग्जाम है, ये एग्जाम दिए भी नहीं, वो लोग टीचर बन जाते हैं, तो वो लोग भी सिखा पाते थे बच्चे को। ठीक है, तो क्या है, आजकल क्या होता है, इसके लिए कुछ टारगेट दिया हुआ है कि अगर आपको इस लेवल का टीचर बनना है तो आपके पास ये होना चाहिए, तो इसलिए तो आप लोग एग्जाम दे रहे हो। ठीक है ना, तो इस प्रकार से टीचर क्या होता है, प्रोफेशन भी होता है। अगर प्रोफेशन नहीं होता तो इस प्रकार की प्रिपरेशन की क्या जरूरत होती फिर। तो इसलिए क्या है, जो टीचिंग जो है, टीचिंग क्या है, प्रोफेशन है। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। हाँ, टीचिंग की डिफरेंट लेवल जो है, अदर जो लेवल है वो क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होता है, मेमोरी से संबंधित होता है, स्मृति से संबंधित होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होता है, बुद्ध से संबंधित होता है, अंडरस्टैंडिंग से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इस प्रकार से 3 लेवल हमें मिला है इसमें टीचिंग का। तो आगे हम लोग इन 3 लेवल को आगे देखेंगे, इसमें जो कुछ और भाग है उसको हम लोग देखेंगे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। हाँ, हार्वर्ड इज मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। किसने प्रस्तावित किया था ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मतलब मेमोरी लेवल ये पूछा जाता है कभी कभी, मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है इसके साथ कौन संबंधित है, कौन विद्वान इसके साथ जुड़ा हुआ है, हार्वर्ड। ठीक है, हार्वर्ड इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। फिर आगे देखते हैं सेकंड नंबर, मेमोरी इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। मेमोरी क्या है, टीचिंग करते हैं मेमोरी का क्या होता है, जरूरत होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज होता है कि हम उसको याद रखना पड़ता है टीचिंग करते समय। अगर टीचिंग करते समय वो याद नहीं रहता तो फिर गड़बड़ लग जाते हैं ना। प्रॉपर्ली हम लोग जो बोलते हैं उसको फिर रोकना पड़ता है, फिर याद करना पड़ता है, या कई और जगह पे ढूंढना पड़ता है, फिर हम लोग उस पे टीचिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए हमें मेमोरी का भी जरूरत होता है। मेमोरी से संबंधित है टीचिंग। ठीक है, जैसे कि अगर साइंस पढ़ाएगा उसमें जो मौल होता है, एलिमेंट जो होता है, उसके साथ उसका जो शॉर्ट फॉर्म है या जो फुल फॉर्म है उसको हम लोग मेमोराइज करना पड़ता है। नहीं तो बच्चे को जो साइंस हम लोग पढ़ाते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, अगर वो हमारे याद नहीं रहता है तो हम लोग उसको फुलफिल ठीक ठाक से नहीं पढ़ सकते, तो हमें क्या आ जाता है, गड़बड़ी आ जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, जो टीचिंग है ये मेमोरी से संबंधित है। थर्ड नंबर में क्या है, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली स्टिमुलस रेस्पॉन्स, SRM। जो
टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है बेसिकली ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स के साथ संबंधित है। रीजन कंक्लूजन के साथ संबंधित है इस प्रकार से। तो इसमें कुछ बात है। फोर्थ नंबर में देखिए, द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ऑरल, रिटन एंड इजी टाइप एग्जामिनेशंस। जो टीचिंग में जो इवैल्यूएशन जो सिस्टम होता है, जो एग्जाम का जो सिस्टम होता है, जो प्रमोशन जिसके आधार पर कराया जाता है या बच्चे को जिसके आधार पर टेस्ट किया जाता है, उसका क्या होता है, कुछ होता है जो जैसे कि ऑरल होता है, रिटन टाइप का होता है, ऐसा टाइप एग्जामिनेशन भी होता है। ठीक है, तो इसमें सभी स्तर के जो बच्चे होता है उनके लिए अलग अलग स्टेप रखा जाता है। सबके लिए ऑरल भी नहीं होता, सबके लिए रिटन एग्जाम भी नहीं होता, सबके लिए क्या नहीं होता, ऐसे टाइप का। मतलब स्टूडेंट्स इस प्रकार के हैं, उस प्रकार से उसको क्या किया जाता है, सजाया जाते हैं। ठीक है, उस प्रकार से उस सिस्टम के हिसाब से उसका क्या होता है, इवैल्यूएशन कराया जाते हैं। IF सेकंड नंबर में क्या था, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो है इसके साथ मॉरिसन है जो, ठीक है, हार्वर्ड था मेमोरी लेवल के साथ और मॉरिसन है अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ। ठीक है, मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, जो टीचिंग होता है वो मेमोरी लेवल में तो है, मेमोरी से तो याद दर्ज के साथ संबंधित है, लेकिन क्या है सबसे ज्यादा इसमें किस बात का जरूरत होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का। जो टीचिंग करते समय अंडरस्टैंडिंग का क्या होता है, समझ की क्या होता है, बहुत ही जरूरत होता है। सेकंड नंबर में, इट इज मेमोरी प्लस इंसाइट एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइज ऑफ फैक्ट्स। इट इज मेमोरी प्लस इंसाइट as it goes beyond just memorizing of facts। जो मेमोराइज किया जाता है उसको भी समझने के लिए जरूरी होता है। और बहुत सारे बात जो मेमोराइज नहीं किया जाता उसका अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि समझ लीजिए जो रिलीजियस जो बुक है उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मेमोराइज कर लेते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग हम लोग नहीं कर सके कि उसका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज अलग अलग किस्म के होते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो मैथ्स है, मैथ्स के जो कुछ फार्मूला होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। नहीं तो उसको मेमोराइज करने से हम क्या नहीं कर सकते, मैथ्स को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उसका फार्मूला को, दूसरे जो फार्मूला होता है उसको हम लोग मेमोराइज तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तभी जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैथ्स में। लेकिन अगर हम लोग बस मेमोराइज कर रखेंगे वो फार्मूला को, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा हमें, तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और हमारा मैथ्स क्या हो जाएगा, फिर रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जरूरत होता है। इन शॉर्ट में इसका क्या है, या मेमोराइज के साथ भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग जुड़ा हुआ है। थर्ड नंबर में, इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल व्यवहार। और अंडरस्टैंडिंग जो है ये स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, अपने व्यवहार में क्या करते हैं, बहुत ही चेंज लाते हैं। स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चा रहता है उसमें, और वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा बहुत, उसमें किस प्रकार के चेंज आते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल से ही आते हैं। ठीक है, जो बच्चे और बड़े होते हैं उनमें दिमागी तौर पे भी क्या होता है, डिफरेंस होता है, नॉट ओनली फिजिकली। ओके, जो लोग एजुकेटेड है, बहुत सारे दिशाओं से जुड़े हुए हैं, वो लोग जिस प्रकार समझदार है, और जो लोग किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, बस इंडिविजुअली रहते हैं, तो उसमें किस प्रकार की समझ है, तो ये तो हम लोग जानते हैं, हमारा सोसाइटी में इस प्रकार की होता है, सब लोग समान रूप से अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाते हैं, इनमें भी डिफरेंस दिखाई देते हैं। तो इसके लिए ये जो बात है कि इंटेलेक्चुअल्स डेवलप करता है हमारे व्यवहार में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में, हमारे दिमागी हालत में, किसने, टीचिंग ने। हम जो चीज को जितना अच्छा से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, हम टीचिंग के समय उतना ही अच्छे से उसको क्या कर पाएंगे, टीचिंग दे पाएंगे। और हम जितना, हमारा जितना नॉलेज रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, बच्चे और
और टीचिंग को उतना ही अच्छे से वो क्या कर पाएगा, लर्न कर पाएगा। फोर्थ नंबर में द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स बोथ इजी एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है इनमें क्या होता है, बोथ मतलब इजी टाइप का भी होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी एग्जामिनेशन होते हैं। ये क्या है, ये सिस्टमेटिक बात जो है इसके लिए। फिर आइए थर्ड नंबर जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग RLT जो है, हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए मेमोरी लेवल के कौन कौन प्रोपोनेंट था, कौन मेमोरी लेवल से कौन जुड़ा हुआ है, हर्बर्ट। फिर मोरिसन किसके साथ जुड़ा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ। अब इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के साथ किसको हम लोग देख रहे हैं, हंट। ठीक है, याद रखना है, पूछते हैं ये। इट इंक्लूड URT एंड MRT। जो रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है ना टीचिंग का, इसमें कौन जो मेमोरी लेवल और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों ही इसके साथ संबंधित है। मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों मिलकर ही इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव आ जाते हैं टीचिंग में। थर्ड, इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। और रिफ्लेक्टिव ये क्या है, प्रॉब्लम सेंटरिक टीचिंग है। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या आ जाता है, प्रॉब्लम सेंटरिक होता है। इसको प्रॉब्लम के ऊपर इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। द स्टूडेंट्स आर assumed to adopt some sort of research approach to solve the problem। स्टूडेंट्स को इसमें क्या किया जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स दिया जाता है और उसको उसमें कोशिश करने के लिए दिया जाता है उनको कि ये वो लोग क्या करें, सॉल्व करें। इस प्रकार से इंडिपेंडेंट की जो सिचुएशन है स्टूडेंट्स में, इंडिपेंडेंट बनाने थिंकिंग या इंडिपेंडेंट जो कार्य है उसके लिए उसको प्रेरित किया जाते हैं, अप्रूव किए जाते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या है, क्लासरूम इन्वायरमेंट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। और जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है ये क्या होना चाहिए, ओपन एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार की जो क्लासरूम में जो टीचिंग किया जाता है, टीचिंग जो दिया जाता है, लर्नर जाके रहता है, उसके लिए सभी जगह पे स्टूडेंट्स को नहीं टीचिंग दिया जा सकता। और सभी सिचुएशंस में जो बच्चे होता है, स्टूडेंट्स होता है, और टीचिंग लर्न भी नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी इन्वायरमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर यहीं पे कोई पे डांस हो रहा है, आसपास में म्यूजिक बज रहा है, तो इसमें कैसे वो लर्न कर पाएगा। ठीक है, उसका माइंड तो उस प्रकार से ही जाएगा ना। तो इस प्रकार से मतलब लर्न के लिए भी क्या होना चाहिए, सफिशिएंटली इन्वायरमेंट जो है वो होना चाहिए, और टीचिंग के लिए भी होना चाहिए। कोई पे कोई पॉलिटिशियन लोग राजनीतिक वक्तव्य दे रहे हैं और इसमें क्या कोई पढ़ सकते हैं, इसमें कोई नोबेल पढ़ सकता है नहीं ना। तो इस प्रकार से मतलब जो दिमाग जो होता है, ब्रेन जो होता है, उसको इस प्रकार की जरूरत होता है कि वो उस इन्वायरमेंट में जिसको चाहते जिस हिसाब से किया जाए उसी का जो इन्वायरमेंट है उसका जरूरत होता है उसको अर्न करने में, दिमाग को, ब्रेन को। द पीपल ऑक्युपाइज, 6 नंबर में है, द पीपल्स ऑक्युपाइज द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर एज्यूम्स द सेकेंडरी प्लेस। जो रिफ्लेक्टिंग लेवल होता है इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होता है, जो लर्नर्स होता है, वो प्राइमरी प्लेस ले लेता है। और क्योंकि ये क्या है, प्रॉब्लम सेंट्रिक है ना। ठीक है, स्टूडेंट्स पर ज्यादा फोकस दिया जाता है, उसको क्या जरूरत है, और जो टीचर्स है ये सेकेंडरी प्लेस पे रहता है। 7 नंबर में मोस्टली एजी टाइप टेस्ट इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएशंस, एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आर आल्सो इवैल्यूएटेड। तो जो रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें क्या होता है, ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन होता है, और इवैल्यूएशंस में एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आर आल्सो इवैल्यूएटेड। इनमें जो प्रॉब्लम सेंटरिक होता है ना, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो इसको ऊपर इसको ऑब्जेक्ट किया जाता है। इनका जो एटीट्यूड है, बिलीफ है, इन्वॉल्वमेंट जो है, इसके आधार पर उसको क्या किया जा सकता है, इवैल्यूएट किया जा सकते हैं। तो जो 3 लेवल्स ऑफ
टीचिंग का जो स्टेप था वो हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो आप आइए हम लोग जो इफेक्टिव टीचिंग्स प्रैक्टिस, टीचिंग्स को इफेक्ट करने वाला जो है उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और खुद प्रयास करेंगे तो बहुत ही फायदा आपको मिल सकता है। तो काइंडली मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में आप लोग भी मदद करें कि मैं भी बिजी रहता हूँ, फिर भी कोशिश रहता है ये कि कुछ लोगों को मुझसे अगर कुछ हेल्प हो सके तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए जो अब चैनल आगे बढ़ेगा तभी मुझे और भी वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगेगा ना। अगर चैनल में लोग नहीं हैं, व्यूअर्स बहुत ज्यादा कम रह जाएगा, फिर मुझे भी तो मतलब लगेगा कि नहीं मेरा चैनल मेरा वीडियो तो काम का नहीं है, तो मतलब मुझे मोटिवेट नहीं लगता। अगर आप लोग आगे बढ़ाएंगे चैनल को, कमेंट्स करेंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो अल्टीमेटली मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा आप लोगों की तरफ से और मुझे भी आगे और भी वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आगे चलें, देखते हैं। द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट फर्स्ट followed by complex things. This method of teaching creates interest among learners to acquire new knowledge and helps in gradually building of the concept। टीचिंग्स जब देते हैं हम टीचर जो लोग होते हैं, ये टीचर्स को ये बात याद रखना चाहिए कि समझ लीजिए कोच हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं लेकिन वो टॉपिक क्या है, हार्ड है, बच्चे को पहले से इसका नॉलेज नहीं है। तो अगर बच्चे को जिसके ऊपर नॉलेज नहीं है, अगर हम उसके ऊपर ही बात करेंगे विदाउट एनी रेफरेंस, तो बच्चे को वो समझने में क्या आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए कि पहले से उससे जुड़ा हुआ जो नॉलेज बच्चे में है, हम क्या करना चाहिए, उसको रेफरेंस के तौर पे बच्चे के साथ शेयर करना चाहिए। हम एक पृष्ठभूमि तैयार करना चाहिए, भूमिका तैयार करना चाहिए, प्रस्तावना तैयार करना चाहिए, ताकि बच्चे उसके साथ लिंक कर सके। शुरू करने से पहले हम लोग क्या करना चाहिए कि उसी के साथ जुड़ा हुआ जो नॉलेज बच्चे को पहले से ही है, उसके साथ उसको हम लोग बच्चे के साथ बात करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि वो पहले जो नॉलेज बच्चे में है उस नॉलेज से जो आप हम लोग सिखाएंगे जो बच्चे में नहीं है नॉलेज, उसके साथ एक लिंक हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर हम लोग जो सिंपल है बच्चे के लिए, जो बच्चे आसानी से कैच कर सकते हैं, उसको अगर हम लोग बच्चे को बोलेंगे तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो टॉपिक में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम फास्ट में ही बच्चे को जिसके ऊपर कोई नॉलेज नहीं है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे तो बच्चे को उसमें क्या नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता वो तो लर्न करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग वही होता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले जो जानता है उसी के साथ लिंक करके जो नई नॉलेज है उसको हम लोग क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को, बच्चे को, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या है, फ्रॉम नॉन टू अननोन। रिसर्च इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक विद द नॉन वन। अभी मैंने जो बताया बात वही है इसमें, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि जो नॉन टू अननोन, जो बच्चे पहले से जानते हैं उसको पहले बच्चे को बताओ, रेफरेंस दे दो, प्रतीक के माध्यम से हो, एनी रेफरेंस जो बच्चे के पहले से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको दे दो, फिर जो है उसको उसके साथ लिंक करा के बच्चे को सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से इफेक्टिव होता है टीचिंग, ठीक है। वो आसानी से क्या कर सकते हैं, बच्चे लर्न कर सकते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, फ्रॉम सीन टू अनसीन। The students should impart knowledge about the present and then they can understand the past and the future better। सीन टू अनसीन, समझ लीजिए कोई चार्ट है या इस प्रकार की कुछ है जिसको हम टीचिंग देना है, बच्चे उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करना चाहिए, जो बच्चे उसका जो सैंपल बच्चे से पहले उसका आइडिया है, अगर उसको पहले से ही
जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसा है कि ये ऐसा है, जो पहले से वो जानता है, अगर कॉन्सेप्ट के तौर पे उसके माइंड में वो फिर से रिकॉल करेगा और उसी को आधार बना के उसी को लेकर जो अनसीन है, जो बच्चे को आप सिखाना है, आप टीचिंग देना है, बच्चे को वो लर्न करना है, तो वो चीज के साथ अगर हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे ना, तो बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, बच्चे उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और इस प्रकार से क्या हो सकता है, टीचिंग में इफेक्टिविटी आ सकते हैं। और 4th नंबर में क्या है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैपेंस विद द कॉन्क्रीट objects and afterwards they gain micro words for them economy। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के जो हम लोग लेसन जो स्टार्ट करते हैं, कोई भी जो टीचर हम लोग, आप लोग भी टीचर होंगे, किसी को न किसी को पढ़ाते होंगे कहीं ना कहीं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हम जब टीचिंग देते हैं, जो बहुत लंबा चौड़ा कुछ अगर बात करना है, समझ लीजिए लिटरेचर का हो या तो कोई साइंस या मैथ्स का ही हो, तो बच्चे उस जो बड़े वाला जो लेसन है, उस लेसन से पहले से बच्चे क्या नहीं होता, जान पहचान नहीं रखता, तो बच्चे उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो हम लोग उसको जो टीचर है, तो टीचर उसको समझाना जरूरी है कि इसमें क्या मिलेंगे हम लोगों को। जो लेसन हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, टीचिंग करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर बच्चे के साथ हम लोग क्या करना चाहिए कि इस लेसन में हम लोगों को या इस टॉपिक में हम लोगों को इस प्रकार की चीज को देखने को मिलेगा, इस प्रकार की सब्जेक्ट मैटर को हम लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब थोड़ा बहुत उसके ऊपर क्या करना चाहिए, हम लोगों को बच्चे को आइडिया या कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो शॉर्टकट में बच्चे को इसको पता चल जाए, बच्चा अंडरस्टैंडिंग कर सके कि इस लेसन से उनको क्या सीखना है, इस लेसन से उनको इस टॉपिक से उनको क्या लर्न करना है, या क्या क्या चीज उनको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की कॉन्सेप्ट पहले से अगर बच्चे के माइंड में हम लोग पैदा कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा ना कि हम लोग बच्चे को सिखाने में क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कि जब हम लोग कुछ पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे को पूछेंगे कि थोड़ी देर पहले वो बताया था ना, तो वो इस प्रकार की है, ठीक है। इस प्रकार से कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें भी फर्स्ट टाइम में हम लोग अगर उनके पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट प्रस्तुत करेंगे, सारांश हम लोग प्रस्तुत करेंगे, मुख्य जो बातें हैं अगर हम लोग बच्चे के साथ शेयर कर लेंगे वो लेसन को टॉपिक डिस्कस करने से पहले, तो बच्चे इसको क्या बच्चे उसको एविडेंस के तौर पर ले सकता है, या हम उसको एविडेंस के तौर पर याद दिला सकते हैं कि बताया ना कि ऐसे ऐसे वो, तो इस प्रकार से वो इसको क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, आसानी से वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग का जो ये है इफेक्ट करने वाला जो प्रैक्टिस है, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 4 नंबर में। तो 5th नंबर में क्या है, फ्रॉम होल टू पार्ट। जो गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट हैव प्रूव्ड दैट वी फर्स्ट सी the whole object and then its parts. For example, we first purchase the tree and then its trunk, branches, leaves, etc. Thus, introductions or overview of the topic is important. क्या रहता है इसमें कि हम लोग जैसे कि थोड़ी देर पहले ये 4 नंबर ऑप्शन के बारे में मैंने जैसे बताया कि बहुत बड़ा कोई टॉपिक है, कोई बड़ा कोई लेसन है, तो उसके ऊपर बच्चा को पहले से कोई नॉलेज नहीं है। बच्चा अगर इसको स्टडी करते जाएंगे तो उसको माइंड में वो इतना सारे कुछ क्या नहीं कर पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा उसमें। तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया उनको दे देंगे, हिंट उसको दे देंगे, ठीक है, तो उसको फिर वो हिंट के सहारे से उसको वो आसानी से वो क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 5th नंबर में जो है गेस्टल्ट साइकोलॉजी भी यही कहता है कि हम लोग क्या करना चाहिए, फ्रॉम होल टू पार्ट। हम लोग पार्ट करके सीखना है। अगर हम लोग को महाकाश के बारे में कुछ जानना है तो हम लोग
थोड़ी ना उसके बारे में एक साथ जान पाएंगे। पहले तो इसका जो प्रोसेस है थोड़ा थोड़ा करके उसका हिसाब से हम लोग को जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से सब कुछ है। अगर इस पृथ्वी के बारे में जानना है हम लोगों को, तो हम थोड़ी ना यहाँ पर रहकर सारे पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जितना जानेंगे उतना हम लोगों को पृथ्वी के बारे में क्या होगा, नॉलेज होगा। इस प्रकार से कोई भी टॉपिक भी ऐसे ही है, कोई भी फार्मूला भी ऐसे ही है। अगर मैथ का फार्मूला पढ़ाना है बच्चे को तो उसको भी ऐसे ही है। तो फार्मूला के हिसाब से हम लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। फर्स्ट में जो छोटे है उस छोटे को हम लोग इम्प्लीमेंट करके बच्चे को दिखाना है। बाद में जो बड़े वाला जो फार्मूला होता है उसका आधार पर वो बाकी जो मैथ्स है उसका हम लोग क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब जो ट्रीज जो है हमारा नजर असल में क्या होता है, इसमें गेस्टल्ट साइकोलॉजी में ये कहा है कि जो ट्रीज जो होते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम में क्या देखते हैं, सारे और होल ट्रीज को देखते हैं, फिर जाके हमारा नजर क्या होता है पार्ट पार्ट में जाते हैं। तो इस प्रकार से हम टीचिंग में भी यही करना चाहिए कि सारे को हम लोग जो सारे हैं बच्चे तो उसको पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग क्या जो टीचर होते हैं जो टीचिंग देते हैं उसको क्या करना चाहिए, उसको पार्ट पार्ट करके बच्चे को दिखाना चाहिए कि इसमें ये है, इसका जो ये मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये इस प्रकार के हैं। इस प्रकार से क्या है टीचिंग गेस्टल्ट साइकोलॉजी के हिसाब से होल टू पार्ट। 6 नंबर में क्या है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ड्यूरिंग initial stage psychological order is more important, whereas for grown of learner logical order is emphasis more। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल जो हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स के हिसाब से ये सब कुछ हम लोग लर्नर्स के हिसाब से ये सब कुछ हम लोग साइकोलॉजी मन ही मन या हम लोग ये जानना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है। ड्यूरिंग द इंटरनल स्टेज साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हेयरएज द ग्राउंड ऑफ लर्नर्स लॉजिकल ऑर्डर इज मोर। ठीक है। तो हम साइकोलॉजी से क्या होना चाहिए, जो हम लोग देखते हैं कि बच्चे को देखने से कि इसमें कुछ हो रहा है, तो उसको देखने से हम लोग कुछ आइडिया बनाने लेना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग लॉजिकल होना चाहिए, बात करना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है साइकोलॉजिस्ट टू लॉजिकल होता है। हमारे दृष्टि जो है पहले उसको लॉजिकली नहीं देखते, वो क्या होता है साइकोलॉजिकली हमें आता है। साइकोलॉजिकल हम उसको देखते हुए हमारे मन में कुछ आइडिया आ जाते हैं, कुछ बातें आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, पूछते हैं कि इसको उसमें हम लोग क्या होता है इंटरफेयर करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल होता है। 7 नंबर में क्या है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। Initially, the knowledge of students is based. Analysis means dividing problems into constituent parts and then these are studied. ये एनालिसिस टू फर्स्ट टाइम में इसको हम लोग क्या करना चाहिए, एनालाइज करते हैं। हम क्या करते हैं इसको एनालाइज करते हैं एनालाइज करते हैं तो उसको फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं डिविंग प्रॉब्लम्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड देन दीज आर स्टडीड। फिर उसका हम लोग क्या करते हैं डिजाइन करते हैं और उसके बाद ही हम लोग इसके क्या करते हैं स्टडीज करते हैं, या उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट नंबर में क्या है ट्रेनिंग ऑफ सेंस लाइक ट्रेनिंग ऑफ सेंस लाइक साइट, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच आर गेटवेज ऑफ नॉलेज। सेंस की बात इसमें है। सेंस लाइक साइट, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच आर गेटवे ऑफ नॉलेज। जैसे कि टीचिंग के लिए क्या किसका जरूरत होता है, इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट का जरूरत होता है। तो इसलिए ट्रेनिंग सेंस इसमें भी क्या होता है जो सेंस जो होता है हमारे इसमें साइट, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच ये सब भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम कुछ देख के
सीख सकते हैं, कुछ छू के सीख सकते हैं, कुछ टेस्ट करके सीख सकते हैं कि जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, जो शुगर होता है वो कैसा होता है। फिर स्मेल करके हम लोग सीख सकते हैं कि वो कैसा है। टच करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से रिफ्लेक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है टीचिंग में। ठीक है, तो फिर आइए क्या है क्लासिफिकेशंस ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्लासिफिकेशंस किया गया है जो टीचिंग का इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको। तो देखते हैं, देयर आर टू वेज ऑफ क्लासिफाइंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑन क्लासिफिकेशंस इज गिवन बाय ब्लूम। ठीक है, whereas another classification is given by Ganz and Riggs. Bloom's classifications of teaching and instructional objectives जरूरी होता है, पूछे जाते हैं बहुत जगह पे। According to Bloom's classifications, instructional objectives fall under one of the following three categories. नीचे 3 कैटेगरीज दिए हुए हैं, इसके साथ ब्लूम्स की जो क्लासिफिकेशन से ये संबंधित है। कॉग्निटिव डोमेन, इट इज रिलेटेड टू डेवलप ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एंड इट इज द कोर लर्निंग डोमेन। जो कॉग्निटिव डोमेन जो है ये कोर लर्निंग डोमेन है, ये सीखने की प्रभावशाली मुद्दे है, दिशा है। The other domains list some cognitive components its functions at 6 level which follows। जो कॉग्निटिव जो डोमेन होता है इसको 6 लेवल में बांटे हुए हैं, पार्ट किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग देखना है। और कॉग्निटिव डोमेन जो है ये टीचिंग में बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये नंबर में क्या है, नॉलेज। इट इज बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट्स। नॉलेज जो है ये बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट्स। जो इंफॉर्मेशन या जो कंटेंट है उसको रिकॉल करने में किसका जरूरत होता है, नॉलेज का। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टेक्सोनोमी, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, बी नंबर में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। इट इज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ मटेरियल्स। जो कॉग्निटिव जो डोमेन है ये मटेरियल्स का क्या होता है, ग्रास्प मीनिंग होता है। मटेरियल्स की जो अंदर की जो बातें हैं, जो दिशाएं हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है। और applications, it is applying the gained knowledge in practical situations, that is converting abstract knowledge into practice. Applications, it is applying the gained knowledge it is applying the gained knowledge in practical situations, that is converting abstract knowledge into practice। क्या करता है, जो applications के होता है इसके माध्यम से क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, एप्लीकेशन की जो भाग है ये क्या होता है, हमारा नॉलेज जो है ये गेन करता है, बढ़ाता है, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ये क्या हो जाता है फिर, अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे, मतलब इसका प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या होता है, गेन हो जाता है प्रैक्टिस करते करते नॉलेज का। Analysis, it involves breaking down a communications into its constituent parts in such a manner that relationships of idea is understood better। D नंबर में क्या है, it involves breaking down a communications into its constituent parts in such a manner that relationships of idea is understood better। एनालिसिस जो होता है वो इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है,
ठीक है, उसमें क्या होता है, हमें अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, बेटर करते हैं। Synthesis, it is basically about combining the constituent parts to make it whole. It a antonym of analysis. हाँ, सिंथेसिस एनालिसिस का क्या होता है, एंथोनम होता है, ये बात इसमें कही गई है। Evaluations, it involves judgment made about the value of methods and materials for particular purpose. हाँ, जो evaluation जो होता है ये पार्टिकुलर पर्पस पर के हिसाब से ये इसको फिट किया जाता है सिस्टमेटिकली, ठीक है। इट्स इन्वॉल्व जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर पार्टिकुलर पर्पस, ठीक है। इवैल्यूएशन की जो प्रोसेस होता है वो पार्टिकुलर पर्पस के हिसाब से ही उसको सजाया जाता है, फिट किया जाता है और उसके इवैल्यूएट किए जाते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, हम लोग इसको ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है कॉग्निटिव डोमेन देखे, इसमें 6 पार्ट हम लोगों ने देखा है। फिर सेकंड फर्स्ट क्या था, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ इफेक्टिव डोमेन देखेंगे हम लोग। इफेक्टिव डोमेन में क्या है, इट डील्स विथ एटीट्यूड, मोटिवेशंस, willingness to participate, believing what is being learned, and ultimately incorporating the values of discipline into a way of life. It asks for better student participants. It includes the following levels of affective domain. अफेक्टिव डोमेन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एटीट्यूड के साथ, मोटिवेशन के साथ, विलनेस के साथ एंड पार्टिसिपेंट जो होता है इसका जो वैल्यू होता है, इस प्रकार की जो बात है इसके साथ क्या होता है, इफेक्टिव डोमेन इफेक्टिव जो है ये जुड़ा हुआ होते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताया कि आप लोग अगर मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मैं और भी दूसरे विषय पर वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। अगर कोई मेरे वीडियो को देखेगा नहीं, लाइक कमेंट नहीं करेगा तो मुझे लगता है, मुझे कैसा लगेगा कि ये दूसरे को काम आता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप दूसरे को काम आता है तो आपको करके अच्छा लगेगा, मजा आएगा। अगर किसी को कुछ काम ही नहीं आता तो वो करके आपको मजा तो नहीं आएगा, फिर आप वो धीरे धीरे छोड़ दोगे, है ना। तो इस प्रकार से इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव क्या होगा, अगर मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, दूसरे के साथ शेयर करोगे तो मेरे चैनल में व्यूज ज्यादा आते रहेंगे, फिर सब्सक्राइब भी लोग करते रहेंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि ना लोगों को मेरे चैनल की जरूरत है, मैं जो कर रहा हूँ शायद लोगों को कुछ ना कुछ तो काम आता है तो मैं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं मोटिवेटेड हो जाऊंगा, इस प्रकार से मैं और भी आगे और भी अगर आजकल एक वीडियो बनाता हूँ तो बाद में शायद 2 वीडियो बनाऊंगा। आजकल जो मैटर्स को लेता हूँ, टॉपिक को लेता हूँ, कल शायद आगे शायद इससे भी बेहतर और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैं काम करने के लिए इच्छुक बनूंगा, इंटरेस्टेड रहूंगा। इस प्रकार से बात है, मतलब इफेक्टिव डोमिनेशन जो है टीचिंग के साथ भी वैसे ही है। जैसे कि मैं अभी तो मेरे बारे में बताया जो रियल है। इसके जो इफेक्टिव डोमेन जो है इसके हिसाब से तो ये देखिए ए नंबर में क्या दिया हुआ, रिसीविंग विलिंग टू लिसन, ठीक है। एंड बी नंबर में क्या है, रेस्पॉन्डिंग, विलिंग टू पार्टिसिपेट, रेस्पॉन्डिंग जो है, बिलोइंग, विलिंग टू इन्वॉल्व, organizing, willing to be an advocate of an idea, characterizations, willing to change one's behavior, lifestyle or way of life। characterizations जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, चेंज ऑफ बिहेवियर, लाइफस्टाइल और वे ऑफ लाइफ, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या हुआ है, साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या है, इट इज मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशंस ऑफ टेक्निकल स्किल्स। साइकोमोटर क्या करता है, ये टेक्निकल स्किल्स के साथ ये संबंधित है। फ्लोन आर द 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर के 5 डिफरेंट लेवल्स दिए हुए हैं नीचे, वो देखेंगे हम लोग।
imitations, demonstrations of skills by and the individual is essential for imitations. An individual performs the act under the guidance of skills persons. हाँ, जो साइकोमोटर में टेक्निकल हम लोग क्या करते हैं, दूसरे किसी को देखते हुए हम लोग सीख लेते हैं। हाँ, किसी से हम लोग देखते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग भी खुद क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो करना है वो हम लोग क्या करते हैं आगे, मतलब किसी के गाइडेंस से हम लोग क्या करते हैं। हाँ, जो आप पहले से जानते हैं या करते हैं उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन में, मतलब उनका इंस्ट्रक्शन में हम लोग टेक्निकली क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इमिटेशंस करते हैं, मतलब उसको अनुसरण करते हुए, फ्लो करते हुए हम लोग सीखते हैं उसका गाइडेंस में। B. Manipulations. A learner tries to experiment with various aspects like manipulating machinery, equipment, etc. ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है लर्नर, मैनिपुलेटिंग, इस प्रकार की बात है इसमें। प्रेसिशंस, एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीज द प्रैक्टिस। एक्यूरेसी परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीज विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के जरिए क्या होता है, हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाते हैं, हमारा जो हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, दैट्स मीन गुड। आर्टिकुलेशंस, अचीविंग ए डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होता है, हम जो अचीव करते हैं ना, उसका जो एफिशिएंसी है वो क्या होता है, इफेक्टिवनेस आता है, मतलब उसमें क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होने लगता है। Naturalization, skill is internalized and an individual is able to adapt, modify or design new techniques, methods or procedures according to the requirement of a situations. Skills is internalized and an individual is able to adopt, modify और design new techniques. हाँ, जो नेचुरलाइजेशन जो है इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्निक है हम क्या कर सकते हैं, सीखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको मॉडिफाई करता है, उसको अपने हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब ठीक है, अडॉप्ट करने के बाद। तो अब तक हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से ब्लूम, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स, वो देखा है। आप हम लोग गैन एंड ब्रिग्स का क्लासिफिकेशन जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का, उसको देखेंगे। अकॉर्डिंग टू गैन एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन, द लर्निंग आउटकम्स फॉल अंडर वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज। लर्निंग आउटकम्स फॉल अंडर वन ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरीज। Intellectual skills. These skills are crucial for dealing with the environment. The skills are crucial for dealing with the environment. They include concept learning, role learning, and problem solving. Intellectual skills ये गेन एंड ब्रिग्स के हिसाब से क्या है कि ये इसमें क्या होता है, स्किल्स आर क्रूशियल फॉर डीलिंग विद द एनवायरनमेंट। जो जिसमें हम है, हमारे साथ जो हो रहा है, हमें जो करना है, इसमें क्या होता है, उसमें लर्निंग का क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लर्निंग है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल्स जो क्रूशियल्स और डीलिंग होता है उसका डील करते हैं हम लोग, उसके साथ क्या हो जाता है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है, प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने सीख जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। कॉग्निटिव strategies. This includes methods and techniques for own learning, remembering and thinking skills. Cognitive strategies. This include methods and techniques for own learning, remembering and thinking skills. समझ लीजिए टीचर के बारे में ही बताते हैं, जो इसके बारे में जो है कि टीचर कुछ टीचिंग देते हैं, तो फिर बाद में आता है कि ये ऐसा स्टूडेंट्स को ऐसा बताया कि ऐसा दिखाया कि अगर मैं इसको ऐसा ना करके कुछ
इस तरह से उनको कर देते तो ये ज्यादा बेहतर रहते। या तो मुझे थोड़ा बहुत कभी कभी गड़बड़ हमें होता है, या खुद हम लोग उसको रियलाइज करते हैं बाद में कि फिर बाद में हम लोग को गलती कभी नहीं कर, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, सुधार लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम खुद के लर्निंग से ही खुद लर्निंग करते हैं हम। ठीक है, टीचर जो होता है वो भी क्या करते हैं, खुद से ही खुद कभी कभी सीखते हैं। वो बात इसमें है। Barbell informations. It refers to organized bodies of knowledge and an individual's acquires. Barbell informations. It refers to organized bodies of knowledge that an individual's acquires. हाँ, जो देखते हैं organized. It refers to organized bodies of knowledge that an individual acquires. हाँ, इसमें भी क्या होता है, दो बारबेल इंफॉर्मेशन है, उनमें ये क्या होता है, इफेक्टिव होता है, एक्यूरेट। मोटर स्किल्स, दे आर बेसिकली अबाउट मोशंस कैरिड आउट व्हेन द ब्रेन, nervous system and muscles work together. They are basically about motions carried out the brain, nervous system and muscles work together. मोटर स्किल्स में करता है, इसमें ब्रेन, हमारे जो नर्व्स है और मसल जो है, ये सब कुछ एक साथ ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। Attitude, the refer to an internal state of an individual. They refer to internal state of an individual. Method of teaching. Method of teaching. हाँ, बहुत देर तक बात कर रहे हैं ना, वॉइस थोड़ा Methods of teaching. The teacher has a number of methods at disposal to select from. क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग से तो क्या दिया हुआ है, टीचिंग के जो मेथड्स है उसके ऊपर हम लोग आप देखना है। द टीचर हैज ए नंबर ऑफ मेथड्स एट हिज डिस्पोजल टू सेलेक्ट फ्रॉम। दिस मेथड्स आर एज फ्लोज। हम सिखाने के लिए, जो टीचर है, टीचर सिखाने के लिए स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकली बात यह है किस प्रकार से हम लोग उसको टीचिंग देते हैं, इसके बारे में इसमें देखना है। वन नंबर, लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड, स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड, इंडिविजुअल्स टीचिंग मेथड। इसमें जो लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड है, इसमें हम लोग क्लासरूम में समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग देते हैं, और तब लेक्चर मेथड का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचिंग मेथड, उसमें हम लोग इतना लेक्चर मेथड कम और बाकी जो है उस प्रकार से हम बच्चे के हिसाब से सिखाता है। इंडिविजुअल टीचिंग मेथड, किसी एक बच्चे को, इंडिविजुअल बच्चे को पार्टिकुलरली उसको किस प्रकार से किस में जरूरत है, किस में वीकनेस है, इसके हिसाब से हम लोग उसको क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से हम लोग सिखाते हैं बच्चे को। इसमें देखिए लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में क्या क्या आते हैं, लेक्चर मेथड आते हैं लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में। द यूज ऑफ लेक्चर मेथड मेनली डिपेंड्स ऑन, जो बहुत सारे लोगों का, अगर बच्चे को, लर्नर्स को अगर टीचिंग देना है तो उसमें तो सबके साथ पार्टिकुलरली बात नहीं किया जा सकता, तो उसमें क्या किया जाता है, सभी के लिए इक्वली होता है। उसमें क्या होता है, लेक्चर मेथड का यूज होता है। ठीक है, तो 1 नंबर क्या दिया हुआ है, द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, सेकंड में द टीचिंग फिलोसफी ऑफ द टीचर। थर्ड, द ओवरऑल लर्निंग सिचुएशन सच एज साइज ऑफ द ग्रुप। Lecture can be either one way or two way depending upon the presence of or absence of the facility to check for the informations, clarifications and the explanations. जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ सिखाने पड़ते हैं, उसमें हम लोग लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें टॉपिक के हिसाब से वो कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्लासरूम में
टीचर हमें जो सिखाया करते थे एक समय में, या आजकल हम लोग जब बहुत सारे बच्चे के एक साथ सिखाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है जो टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। सेकंड में टेक्निक फिलोसफी ऑफ टीचर, टीचिंग फिलोसफी ऑफ टीचर। इसमें क्या होता है, टीचर को ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार से बच्चे सीख पाएंगे इसको, इसका जरूरत होता है। टीचर की जो अपना क्रिएटिविटी है उसके आधार पर भी क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है लार्ज ग्रुप के सामने। सभी का टीचिंग जो टेक्निक है ना, ये एक नहीं होता है, ये अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है। सभी का टीचिंग टेक्निक अलग अलग होता है ना। वही क्या है, टीचिंग फिलोसफी ऑफ टीचर। टीचर को पता है कि कैसा ये इनको समझाना है, टीचिंग देना है। थर्ड नंबर में ओवरऑल लर्निंग सिचुएशंस, साइज ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप है वो ग्रुप के साइज को देखते हुए उसी के हिसाब से उसको क्या करना है, टीचिंग को देना है, डिलीवर देना है लेक्चर को या टीचिंग को। लेक्चर कैन आइदर वन वे और टू वे, और वो लेक्चर जो है वो वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है, और अपन द प्रेजेंस और एब्सेंस के क्वालिटी के हिसाब से क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन का भी जरूरत होता है उसमें, ठीक है। टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड इज एन innovative approach in teaching learning groups in which two or more teachers are involved in planning. टीम टीचिंग मेथड्स क्या है? टीम teaching is an innovative approach in teaching learning groups in which two or more teachers are involved in planning. Team teaching is innovative approach in teaching large group in which two or more teachers are involved in planning. क्या है? Executing and evaluating the learning experience of a group of students. इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को अगर सिखाए जाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग करना पड़ता है कुछ टीचर्स मिलके, वही बात इसमें है। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशंस, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, टेलीविजन और वीडियो प्रेजेंटेशंस इज एन इम्प्रूव presentations of radio or audio presentations and it can be virtually bring the whole world inside the classroom. इसमें विजुअल जो होता है टीवी और वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, हम लोग यूट्यूब से सीखते हैं, या तो हम लोग जो कोरोना की वजह से जो टीचिंग या गूगल मीट हो या गूगल जूम जो है, इसके माध्यम से हम लोग क्या किया है, सिखाया है या सीखे हैं किसी से। तो इस प्रकार से मतलब बहुत सारे लोगों को ऑडियो विजुअल जो है प्रेजेंटेशन जो है वर्चुअली भी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से कहीं से भी हम लोग जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम से हम क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसमें ये है स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड। मोस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी फॉर लर्निंग ऑफ स्मॉल ग्रुप numbering between 3 to 12 trainee lean towards trainee center approach. Small group में most of methods of instructional delivery for the learning of smaller groups numbering between 3 and 12 trainer learn towards trainee center approach. trainee center approach के हिसाब से हम लोग स्मॉलर ग्रुप के हिसाब से 3, 12 के 3, 12 के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिखाते हैं ट्रेनिंग सेंटर अप्रोच के हिसाब से हम लोग। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे और भी कुछ डेवलप करना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तभी मैं भी खुद में क्या कर पाऊंगा, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार से आप लोगों के लिए भी फायदेमंद रहेगा और मेरे लिए भी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग, और जो दूसरे से शेयर भी करिएगा ताकि चैनल आगे बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और भी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहूं। चैनल आगे बढ़ेगा तो मुझे भी आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए अच्छा लगेगा ना।
चलिए आगे दूसरे टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं। अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू सभी को।